है, तो इसका आंसर क्या होगा, जर्नल में होगा। एंट्री कैसे होता है, पहले जर्नल में करते हैं, ठीक है। जर्नल के बाद हम लोग लेजर में करते हैं पोस्टिंग, और लेजर के बाद हम लोग करते हैं ट्रायल बैलेंस, ठीक है। ये मेरा एंट्री है। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल इज नोन एज, ये सब बेसिक क्वेश्चन है, ऐसा EPFO में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जो प्रोसेस है ट्रांजेक्शन को जर्नल में जो हम लोग एंट्री करते हैं उसको हम लोग जर्नलाइजिंग बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग एंट्रीज फ्रॉम जर्नल टू द लेजर, जो जर्नल से हम लोग लेजर में जाते हैं तो उसको पोस्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोस्टिंग बोलते हैं। ये सब बेसिक प्रिंसिपल सब है, रूल सब है, याद कर लेना है। अ ट्रांजेक्शन दैट अफेक्ट्स बोथ द कैश एंड बैंक कॉलम्स ऑफ अ कैश बुक साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड अ कॉन्ट्रा एंट्री। अच्छा, ये कॉन्ट्रा वर्ड का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रा वर्ड जो होता है एक कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड से निकाला गया है, ठीक है। कॉन्ट्रास्टिंग मतलब दो अपोजिट। तो एक्चुअली क्या होता है कि जब हम लोग कैश, बेसिक आइडिया इसके पीछे ये है कि अगर हम लोग कैश बैंक में डालते हैं तो हमारा कैश इन हैंड जो है रिड्यूस होता है और बैंक में कैश जो है इंक्रीज हो जाता है। अगर बैंक से कैश निकालते हैं तो बैंक में वो कैश घट जाती है और हमारे पास कैश इन हैंड इंक्रीज हो जाती है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद द कैश बुक यूज फॉर रिकॉर्डिंग माइनर एक्सपेंसेस इज कॉल्ड एज, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, पेटी कैश बुक बोलते हैं इसको, ठीक है। ये सब जो है परचेज बुक जो है एक प्रकार का जर्नल होता है। सिंपल कैश बुक, सिंगल कैश बुक का एक कॉलम होता है उसमें, सिंगल कैश बुक। ट्रिपल कैश कॉलम कैश बुक नहीं पता मुझको क्या होता है। ये देखो, वेज पेड फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीन शुड बी डेबिटेड टू द, वेजेस पेड फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीन शुड बी डेबिटेड टू द, किसमें डेबिट करेंगे, देखो जो वेजेस होता है ना, जब हम लोग वेजेस देते हैं तो ये मेरा एक्सपेंसेस है, ठीक है। और एक्सपेंसेस है तो ये मेरा एक एक्सपेंस अकाउंट में ऐड होना चाहिए, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या है कि जब वेज मशीन जो है, मशीन मेरा एसेट्स होता है। मशीन क्या होता है, एसेट्स होता है। ये इसका क्लासिफिकेशन जो है, अगर हम लोग ट्रेडिशनल मेथड से क्लासिफिकेशन करेंगे तो ये मेरा क्या है, रियल अकाउंट है। तो जब भी मशीन्स को, एसेट्स को हम फाइनल यूज में लाने तक जितना भी खर्चा होता है तो वो सारा चीज़ जो है मशीन अकाउंट मतलब एसेट्स में ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है जैसे कि फॉर इंस्टेंस मान लेते हैं कि मशीन का AC है, मान लेते हैं, ठीक है। AC है जिसका दाम जो है 30,000 है, प्राइस है। लेकिन इसको इंस्टॉलेशन करने में मुझको कुछ लेबर को एम्प्लॉय किए, उसको मुझको 500 रुपये देना पड़ा। तो ये AC को हम लोग तब तक यूज नहीं कर पाएंगे जब तक इसको हम इंस्टॉल नहीं करेंगे। तो इसका टोटल कॉस्ट जो हो जाएगा मेरा 30,500 होगा। कितना होगा, 30,500 हो जाएगा, ठीक है। तो ये किस में इंस्टॉल होगा, मशीनरी अकाउंट में इंस्टॉल होगा, ठीक है। विच बुक इज नोन एज बुक ऑफ फाइनल एंट्री, ठीक है। बुक ऑफ फाइनल एंट्री किसको बोलेंगे, तो इसका आंसर होगा लेजर, ठीक है। जर्नल क्या होता है, बुक ऑफ प्रिंसिपल एंट्री होता है, ठीक है, या फिर उसको ओरिजिनल एंट्री भी बोलते हैं। सब्सिडरी बुक जो होता है पार्ट होता है जर्नल का ही, कैश बुक भी जो होता है पार्ट होता है जर्नल का ही, ठीक है। जर्नल एंट्री फॉर गुड्स गिवन एज चैरिटी वुड बी, अब देखो ये जर्नल एंट्री करना है, ठीक है। तो चैरिटी के लिए जब हम कुछ गुड्स देते हैं तो इसको हमको 2 अकाउंट पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ये 2 अकाउंट्स कौन कौन सा है, ये 2 अकाउंट्स हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। एक तो मेरा चैरिटी अकाउंट होगा, दूसरा क्या होगा मेरा परचेज अकाउंट। गुड्स को हमेशा हम लोग परचेज अकाउंट में करते हैं, ठीक है। अब देखो गुड्स ये जो है, अगर हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से देखेंगे तो चैरिटी अकाउंट क्या हो रहा है, मेरा एक्सपेंसेस है। तो मेरा नियम क्या है कि एक्सपेंस जब इंक्रीज करेगा तो वो डेबिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा डेबिट हो गया। अब चूंकि ये जो है चैरिटी अकाउंट तो सिंपल डेबिट हो रहा है मेरा, लेकिन एक्चुअली ये जो है गुड्स कहाँ से ला रहे हैं, ये गुड्स भी हम पहले परचेज किए थे, और परचेज ये भी अकाउंट मेरा एक्सपेंस अकाउंट है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे ये परचेज अकाउंट यहाँ से क्या कर रहा है, इसी गुड्स से हम इसको दे रहे हैं, तो यहाँ से ये क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है।
तो इसका आंसर होगा डेबिट चेरिट अकाउंट टू क्रेडिट परचेज अकाउंट, ठीक है, 18 का ए। द टोटल ऑफ सेल्स डे बुक इज पोस्टेड टू, अब देखो ये सेल्स डे बुक है, ये सेल्स बुक का ही दूसरा नाम है सेल्स डे बुक, ठीक है। ये सब्सिडियरी जर्नल सब्सिडियरी बुक बोलते हैं इसको, ठीक है, ये जर्नल का ही पार्ट है। जर्नल में क्या होता है कि एक बार में बहुत सारा ट्रांजैक्शन करने में हम लोगों का जर्नल में बहुत सारा ट्रांजैक्शन हो जाएगा, तो ये लेंदी और वॉल्यूमिनस हो जा सकता है, ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या करते हैं, सेपरेट जर्नल बुक बनाते हैं जिसको हम लोग सब्सिडियरी बुक भी बोलते हैं, ठीक है। तो जिसमें उसके अंदर में जो है सेल्स बुक हो जाएगा, परचेज बुक हो जाएगा और कैश बुक हो जाएगा, ये सब चीज़ें। अब देखो सेल्स बुक में हम लोग क्या करते हैं, जो जितना भी मेरा क्रेडिट सेल्स होता है वो सेल्स बुक्स में एंट्री होता है, जितना मेरा क्रेडिट परचेज होता है वो परचेज बुक में हम लोग एंट्री करते हैं वो सारा चीज़ को, ठीक है। तो ये क्या बोला, टोटल ऑफ सेल्स डे बुक इज पोस्टेड टू, ये किस में पोस्टेड करेंगे हम लोग, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, डेबिट ऑफ सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट का डेबिट साइड में नहीं होगा, चूँकि सेल्स बुक में क्या होता है हम लोग ये जो है क्रेडिट साइड में ज़्यादा होता है, तो इसका आंसर जो होगा क्रेडिट ऑफ सेल्स अकाउंट, क्या होगा, क्रेडिट ऑफ सेल्स अकाउंट। An entry passed at the beginning of a new accounting period to bring forward the balances of personal and real account is called an, जब एंट्री पास करते हैं बिगिनिंग ऑफ न्यू अकाउंटिंग पीरियड, अच्छा जब भी हम लोग नया अकाउंटिंग पीरियड में होते हैं तो ये सिंपल आंसर होगा इसका ओपनिंग एंट्री, ओपनिंग एंट्री में हम लोग ये कर देते हैं, ठीक है। और ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर टू चेक द, ट्रायल बैलेंस हम लोग क्यों करते हैं, किस एक्यूरेसी के लिए, डैश एक्यूरेसी ऑफ द लेजर नहीं, प्रैक्टिकल नहीं, थ्योरेटिकल नहीं, एरिथमेटिकल होगा इसका आंसर, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है कि ये एरिथमेटिकल क्यों होगा, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में जो होता है एक होता है डेबिट साइड होता है और एक क्रेडिट साइड होता है, ठीक है। दोनों तरफ जो है बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं किसी एक साइड में अगर गलती है मान लेते हैं और इस साइड में बैलेंस नहीं हो रहा है, तो ये कुछ एरिथमेटिकल इनएक्यूरेसी की वजह से हो सकता है, तो इसलिए हम लोग इसको एरिथमेटिकल एक्यूरेसी हम लोग देखते हैं, ठीक है। When the totals of the debit and credit columns of trial balance do not match, the difference is temporarily placed in the suspense account, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस ऑफ ट्रायल बैलेंस, ठीक है। जब हम लोग ट्रायल बैलेंस देखेंगे, ट्रायल बैलेंस रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि कैसे क्या होता है कि सस्पेंस अकाउंट होता है क्या है कि मान लेते हैं कि से जब जर्नल एंट्री से या फिर लेजर एंट्री से मेरे को पता नहीं चल रहा है कि कहाँ से मेरा अमाउंट या कम हुआ है या ज़्यादा हो गया है, जिसके कारण जो है अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ट्रायल बैलेंस का नहीं आ पा रहा है, तो हम लोग एक सस्पेंस अकाउंट बना लेते हैं और उसके हिसाब से जो डेबिट साइड ज़्यादा हो या फिर क्रेडिट साइड ज़्यादा हो उसके हिसाब से हम सस्पेंस अकाउंट में एंट्री कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया। Which of the following errors would cause a trial balance not to agree, देखो not to agree मतलब कि बैलेंस नहीं हो, ठीक है, या कम बैलेंस ना हो, इसका मतलब ये हुआ। तो ये देखो कंप्लीट ओमिशन ऑफ ट्रांजेक्शन, अगर मेरा ट्रांजेक्शन जो है, देखो कोई भी ट्रांजेक्शन का जो है हम लोग इसमें डुअल एंट्री होता है, डुअल एस्पेक्ट्स होता है, ठीक है, मतलब डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। तो मान लेते हैं कि कोई भी ट्रांजेक्शन जो है कि कम्प्लीटली ओमिट कर दिए हैं, उसको हम लोग एंट्री ही नहीं किए, तो मेरा ट्रायल बैलेंस फिर भी बैलेंस रहेगा, तो ये इसका कोई ज़रूरत नहीं है। पोस्टिंग एन एंट्री टू द रॉन्ग अकाउंट बट ऑन द करेक्ट साइड, ये भी ये चीज़ थोड़ा सा हो सकता है, ठीक है। अभी सी में क्या बोला, पोस्टिंग अ ट्रांजेक्शन टू द रॉन्ग साइड ऑफ एन अकाउंट, किसी अकाउंट का रॉन्ग साइड में ही डाल देते हैं, ये भी हो सकता है। और कंपेंसेटिंग एरर, देखो कंपेंसेटिंग एरर ये नहीं होगा, ठीक है। हमको ये दिख रहा है नॉट टू एग्री का मतलब क्या है, बैलेंस नहीं होना चाहिए। देखो ये जब रॉन्ग अकाउंट पे हम डालेंगे, रॉन्ग अकाउंट पे, ठीक है, मान लेते हैं कि जैसे कि राम अकाउंट और एक सैलरी अकाउंट है, ठीक है। तो अगर हम जो है रॉन्ग अकाउंट में डालेंगे, किसी भी रॉन्ग अकाउंट में डालेंगे तो मेरा इसमें बैलेंस रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये तो मेरा अकाउंट अमाउंट ही ना शो करना है, तो मेरा बैलेंस तो रहेगा क्योंकि करेक्ट साइड में डाल रहे हैं। इसको बोलेंगे एरर ऑफ प्रिंसिपल बोलते हैं इसको, ठीक है। तो मेरा एरर ऑफ प्रिंसिपल होगा तब भी जो है मेरा बैलेंस होगा, ठीक है।
पोस्टिंग ट्रांजेक्शन टू द रॉन्ग साइड ऑफ एन अकाउंट, ये होगा आंसर, ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा कि मेरा का पूरा या तो डेबिट साइड या फिर क्रेडिट साइड में एक मिसमैच आ जाएगी, तो इसका आंसर ये होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स नॉर्मली शोज अ डेबिट बैलेंस। अच्छा, डेबिट बैलेंस कौन नॉर्मली शोज करता है? देखो, जो एसेट्स होते हैं या फिर एक्सपेंसेस होते हैं, ये जो है डेबिट बैलेंस जनरली शो करता है। क्या शो करता है? डेबिट बैलेंस। तो मेरा यहाँ पे क्या होगा, ये कैपिटल, सेल्स, परचेज, हाँ परचेजेस क्या होता है? मेरा एक्सपेंसेस होता है, तो ये मेरा क्या शो करेगा? डेबिट बैलेंस। बाकी ये कैपिटल, सेल्स मेरा क्या होता है? रेवेन्यू होता है, तो ये नहीं शो करेगा। क्रेडिटर्स मेरा क्या है? लाइबिलिटी है, इसे हमको पे करना है, तो ये मेरा नहीं शो करेगा, ठीक है। एन एरर ऑफ प्रिंसिपल ऑकर्स, एरर ऑफ प्रिंसिपल कब होता है? एन एंट्री इज पोस्टेड टू द करेक्ट अकाउंट बट विथ द रॉन्ग अमाउंट, नहीं। एन एंट्री इज कम्प्लीटली ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स, इसको बोलते हैं एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ ओमिशन। एन आइटम इज रॉन्गली ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंस्टेड ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, हाँ ये होगा एरर ऑफ प्रिंसिपल। इसको क्या बोलेंगे? एरर ऑफ प्रिंसिपल। कि हम ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो इसके वजह से ये मेरा गलती होगा, एरर ऑफ प्रिंसिपल होगा ये, ठीक है। प्रीपेड रेंट इज एन एग्जांपल ऑफ एन अकाउंट दैट नॉर्मली हैज़, ठीक है। प्रीपेड रेंट यानी हम ये पहले ही हम पेमेंट कर चुके हैं, तो ये इसमें क्या होगा? इसका जो होता है जनरली क्या होता है, जो भी प्रीपेड इज एन एग्जांपल ऑफ अकाउंट दैट नॉर्मली हैज़ अ डेबिट बैलेंस। अभी हम लोग थोड़ा सा पहले बोले थे कि रेंट जो है मेरा एक्सपेंसेस क्या होगा कि उसका डेबिट बैलेंस होगा, ठीक है। द वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलिंग न्यू मशीनरी आर डेबिटेड टू, ऑलरेडी ये क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, मशीनरी अकाउंट। अ ट्रायल बैलेंस शोज इक्वल टोटल ऑन बोथ डेबिट एंड क्रेडिट साइड, दिस इंडिकेट्स, ये क्या इंडिकेट्स करता है? देखो, अगर ट्रायल बैलेंस मेरा अगर डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब ये अगर नहीं रहता तो ये शो करता है कि भाई कहीं ना कहीं गलती है। लेकिन अगर दोनों तरफ बैलेंस है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका ट्रायल बैलेंस सही होगा। क्यों? क्योंकि एरर ऑफ प्रिंसिपल हो सकता है, तब भी आपका ट्रायल बैलेंस सेम रहेगा, बैलेंस रहेगा, या फिर एरर ऑफ ओमिशन रहेगा, इस केस में भी जो है ट्रायल बैलेंस आपका सेम रहेगा, ठीक है। तो इसमें क्या बोला? ट्रायल बैलेंस वाज इक्वल टोटल ऑन बोथ डेबिट एंड क्रेडिट साइड, दिस इंडिकेट्स ऑल अकाउंट्स आर परफेक्टली करेक्ट। नहीं, ऐसा नहीं है, द बुक्स आर अरिथमेटिकली एक्यूरेट बट एरर्स में स्टिल एग्जिस्ट, हाँ ये सही है। नो कंपनसेटिंग एरर्स हैव ऑकर्ड, ये भी सही नहीं है। नो एरर ऑफ ओमिशन हैव ऑकर्ड, ये कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। विच ऑफ दीज अकाउंट्स इज नॉट कैरीड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। अच्छा, इसमें बोला कि कौन कौन सा जो है कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में। देखो, नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में जो है मेरा क्या नहीं होता है? एसेट्स जाता है, ठीक है। इसका आंसर जो है ना रेवेन्यू अकाउंट होगा, ठीक है। रेवेन्यू अकाउंट जो है मेरा नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में नहीं जाएगा, ठीक है। इसके अलावा क्या? रेक्टिफाइंग एन एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन ऑफ ट्रांजेक्शन रिक्वायर्स, जब हम लोग रेक्टिफाई करते हैं कंप्लीट ओमिशन का किसी भी ट्रांजेक्शन का, उसमें क्या होना चाहिए, ठीक है। कंप्लीट ओमिशन जब हम लोग करते हैं तो उस केस में जो है सिंपल जो है रेक्टिफाइंग एंट्री डाल देंगे, तो यहाँ पे मेरा ये कंप्लीट ओमिशन जो है ट्रांजेक्शन का वो कंप्लीट हो जाएगा। द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड इन इंडिया वाज सेट अप बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया इन विच ईयर? इसका आंसर है 1977। अकॉर्डिंग टू द डैश कंसेप्ट ओनली दोज ट्रांजेक्शन दैट कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ये इसका आंसर जो है ना मनी मेजरमेंट कंसेप्ट होगा, ठीक है। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्या है? देखो, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्या होता है कि जो भी हम लोग का बिजनेस है वो एक लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होता है, मतलब फॉरसीबल फ्यूचर के लिए कंडक्ट करेगा। लेकिन जो टर्म है कब तक है बिजनेस का, तो वो बिजनेस को जो है हम लोग छोटे छोटे स्मॉल पीरियड में डिवाइड कर देते हैं, जैसे कि 3 महीना, 6 महीना, 12 महीना, जनरली जो होता है 1 साल का यानी 12 मंथ का अकाउंटिंग पीरियड लेते हैं। इसके अंतर्गत में जितना भी ट्रांजेक्शन होता है
उसका हम लोग एनालिसिस करते हैं, स्टडी करते हैं, समराइज करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, ताकि उससे मुझको डिसीजन लेने में सहूलियत हो, ठीक है। तो और मनी मेजरमेंट कंसेप्ट का क्या मतलब होता है? मनी मेजरमेंट कंसेप्ट का मतलब होता है कि जो भी ट्रांजेक्शन है उस अगर मॉनेटरी टर्म में उसको हम आइडेंटिफाइड कर पाएँ तभी उस ट्रांजेक्शन को एंट्री करेंगे। तो इसका आंसर होगा मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। विच अकाउंटिंग कन्वेंशन सजेस्ट दैट ऑल एंटिसिपेटेड लॉसेस शुड बी रिकॉर्डेड बट ऑल एंटिसिपेटेड गेन्स शुड बी इग्नोर्ड। देखो ये है कंजर्वेटिज्म, ठीक है, इसको प्रूडेंस प्रिंसिपल भी बोलते हैं, प्रूडेंस, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आप कोशिश करते हो कि मेरा जितना भी एंटिसिपेटेड लॉस है, मतलब कि अभी जितना लॉस होने वाला है उसको हम लोग रिकॉर्ड कर लें और जितना भी गेन होने वाला है उसको हम लोग इग्नोर कर दें, ठीक है। देखो फुल डिस्क्लोजर का मतलब क्या होता है कि जितना भी मेरा ट्रांजैक्शन है उसको हम ओपनली जो है फेथफुली जो है रिकॉर्ड करें, ठीक है, कुछ भी हाइड नहीं करें। तो ये हो गया, ठीक है। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि जो भी मेथड हम लोग फॉलो करते हैं उसको कम्प्लीटली फॉलो करें। जैसे कि हम लोग थोड़ा देर पहले एग्जांपल देते डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन में क्या करते हैं हम लोग, जैसे कि स्ट्रेट लाइन मेथड है, ठीक है, डेप्रिसिएशन करने का मेथड, या फिर रिटर्न डाउन मेथड है। तो अगर हम स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो कर रहे हैं तो उसको स्ट्रेट लाइन मेथड ही फॉलो करेंगे। उसके बाद क्या है, द प्रिंसिपल दैट स्टेट्स दैट एक्सपेंसेस शुड बी रिकॉग्नाइज इन द सेम पीरियड एज रेवेन्यू दे हेल्प टू जनरेट इज नोन एज। अच्छा, द प्रिंसिपल दैट स्टेट्स द एक्सपेंसेस शुड बी रिकॉग्नाइज इन द सेम पीरियड एज रेवेन्यू दे हेल्प टू जनरेट इज नोन एज। ये होता है, इसको बोलते हैं मैचिंग कंसेप्ट। इसको क्या बोलते हैं? मैचिंग कंसेप्ट। अच्छा, मैचिंग कंसेप्ट का मतलब क्या होता है, इसको हम अच्छा से समझा देते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि हम 10 पेन खरीदें, ठीक है, उसका मेरे को एक पेन का कॉस्ट 10 रुपया है, तो 10 पेन का कॉस्ट हो गया 100 रुपीज़, ठीक है। अब उस अकाउंटिंग पीरियड में हम 8 पेन बेचे, सेल किए, ठीक है, तो उसको हम बेचे हम 12 रुपया में, ठीक है। तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 12 अट्ठे 96, 96, तो ये मेरा 96 रुपया हुआ। अब अगर हम प्रॉफिट निकालना चाहेंगे, ठीक है, तो मेरा कॉस्ट प्राइस कितना हुआ 100 रुपया का और सेलिंग प्राइस मेरा कितना हो रहा है 96 रुपया का। तो हम देखेंगे कि मेरा लॉस हो जा रहा है कितना का, 4 रुपया का। अब यहाँ पे कैच ये है कि मैचिंग कंसेप्ट में कि देखो 8 पेन जो आप बेच रहे हो, लेकिन आप कॉस्ट प्राइस 10 पेन का ले रहे हो और उसके बाद आप प्रॉफिट निकाल रहे हो, तो इससे नहीं होने वाला। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ये 8 पेन के जगह पे हम लोग क्या करेंगे, 10 पेन की जगह पे 8 पेन का कॉस्ट प्राइस लेंगे। तो 8 पेन का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 80 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो 80 रुपया होगा, तो 80 और 96 माइनस 80, तो मेरा 16 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये मेरा बोलता है मैचिंग कंसेप्ट, ठीक है। द प्रैक्टिस ऑफ प्रोवाइडिंग फॉर डॉटफुल डेट्स इन इज इन अकॉर्डेंस विथ विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अच्छा, ये डॉटफुल डेट्स को है, ये जो मेरा डॉटफुल डेट्स है, ठीक है, ये जो डॉटफुल डेट्स है, मतलब कि देखो इसमें भी वही कंसेप्ट अभी जो थोड़ा देर पहले हम लोग पढ़े थे, प्रूडेंस वाला या फिर कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल वाला, ये वही वाला है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो मेरा डेट्स क्या होता है, मेरा एक प्रकार का अगर कोई मेरे से डेट्स लिया हुआ है तो वो मेरा एसेट्स है, लेकिन अब वो डॉटफुल में है, तो अब मेरे को पता नहीं कि वो पैसा आएगा कि नहीं आएगा। तो हम लोग क्या करते थे कि सर जो भी गेन है, जो भी प्रॉफिट है, अगर थोड़ा सा भी डॉट लगता है तो उसको थोड़ा सा कम आंकते थे। तो उसी कंसेप्ट से ये प्रूडेंस और कंजर्वेटिव प्रिंसिपल होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, सोल्ड गुड्स टू रमेश ऑन क्रेडिट फॉर 5000, द करेक्ट जर्नल एंट्री क्या होगा। देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, सामान बेच रहे हैं रमेश को क्रेडिट पे बेच रहे हैं, तो इसमें 2 अकाउंट को पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। एक तो मेरा रमेश अकाउंट होगा, दूसरा अकाउंट मेरा क्या होगा, सेल्स अकाउंट होगा। अब ये रमेश अकाउंट हम लोग क्यों लिए हैं, अगर आप थोड़ा बहुत पढ़े होगे तो, चूंकि ये कैश में नहीं दे रहा है, अगर कैश में देता तो हम कैश अकाउंट लेते और सेल्स अकाउंट लेते हैं। चूंकि ये क्रेडिट पे दे रहा है तो इसलिए नाम जो है रमेश का जरूरी है, आ जाएगा। तो अब रमेश को जो है हम 5000 में सामान बेचे हैं, तो सेल्स क्या होता है, मेरा रेवेन्यू है। और जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से अगर मेरा रेवेन्यू इंक्रीज करेगा तो वो डेबिट होगा, अगर एसेट्स एंड एक्सपेंसेस इंक्रीज करेगा तो वो डेबिट करेंगे। रेवेन्यू अगर इंक्रीज करेगा, रेवेन्यू, कैपिटल और लाइबिलिटी, ठीक है, वो अगर इंक्रीज करेगा तो उसको हम लोग क्रेडिट साइड में डालते हैं, ठीक है। ये मेरा मॉडर्न क्लासिफिकेशन हिसाब से नियम है, ठीक है।
तो इसके हिसाब से मेरा ये क्या होगा, रमेश अकाउंट डेबिट होना चाहिए, ठीक है। और ये जो है क्रेडिट सेल्स अकाउंट जो है मेरा क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो डेबिट रमेश अकाउंट, क्रेडिट सेल्स अकाउंट। अ प्रोप्राइटर विड्रॉज 10,000 फ्रॉम द बिजनेस बैंक अकाउंट फॉर, प्रोप्राइटर विड्रॉज 10,000 फ्रॉम द बिजनेस बैंक अकाउंट फॉर पर्सनल यूज, द जनरल एंट्री क्या होगा। अब देखो प्रोप्राइटर का मतलब क्या होता है, ओनर होता है। ये क्या कर रहा है कि 10,000 रुपया निकाल लिया बिजनेस बैंक से। तब जब बिजनेस बैंक से 10,000 रुपया निकाला तो इसमें दो एंट्री अकाउंट, पहले हम आइडेंटिफाई करें कौन कौन सा अकाउंट है। तो एक तो ड्राइंग अकाउंट है जो कि पर्सनल अकाउंट में यूज़ करते हैं, एक ड्राइंग अकाउंट है। दूसरा कौन सा है, बैंक अकाउंट है, ठीक है। अब देखो बैंक अकाउंट क्या है कि बैंक अकाउंट में जो भी मेरा पैसा है वो एसेट्स है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से वो क्या है, मेरा एसेट्स है। अब चूँकि एसेट्स घट रहा है तो वो क्रेडिट होगा, ठीक है। और ड्राइंग में क्या हो रहा है कि मेरा पैसा आ रहा है, ठीक है, तो वो मेरा क्या होगा, डेबिट होगा, ठीक है। तो डेबिट ड्राइंग अकाउंट, क्रेडिट बैंक अकाउंट, इसका आंसर बी होगा। पेड रेंट ऑफ 2,000, द करेक्ट जनरल एंट्री इज। अब देखो ये जो पेड रेंट 2,000, रेंट जो पेड कर रहे हैं वो मेरा क्या हो गया, एक कैश अकाउंट है और दूसरा क्या है मेरा कैश अकाउंट है, दूसरा क्या है मेरा रेंट अकाउंट है। रेंट अकाउंट मॉडर्न क्लासिफिकेशन हिसाब से आप देखो तो ये क्या है, मेरा एक्सपेंसेज है। और जो एक्सपेंसेज होता है, अगर एक्सपेंस इंक्रीज करेगा तो वो डेबिट साइड होता है। अभी हम लोग देखें ना कि एसेट्स और एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस इंक्रीज तो डेबिट। तो अब ये मेरा डेबिट होगा, तो रेंट अकाउंट तो मेरा डेबिट होगा। अब कैश अकाउंट क्या हो रहा है, कैश मेरा जा रहा है, एसेट्स घटेगा। तो चूंकि एसेट्स मेरा घटता है तो वो क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो एसेट्स मेरा कैश अकाउंट क्रेडिट होगा और रेंट अकाउंट डेबिट होगा। इसका आंसर सी होगा, 38 का सी। गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर्स आर रिकॉर्डेड इन द, जो गुड्स हम लोग कस्टमर के द्वारा जो रिटर्न किया जाता है उसको किस में रिकॉर्ड किया जाता है। जो गुड्स रिटर्न किया जाता है कस्टमर्स के द्वारा उसको रिकॉर्ड करते हैं किस में, सेल्स रिटर्न बुक में, ठीक है, सेल्स रिटर्न बुक में। अच्छा ये हो गया। received a check from a debtor and deposited it into the bank on the same day, गुड कंसेप्ट है। यहाँ पे जो है एक सेम डेट में हम लोग डिपॉजिट कर रहे हैं। अगर सेम डेट में डिपॉजिट नहीं करते तो मेरा दूसरा अकाउंट होता है चेक इन हैंड, ठीक है, चेक इन हैंड, ठीक है, ये हैंड अकाउंट। तो ये मेरा ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जो है ऑलरेडी जो है मेरा सेम डे में डिपॉजिट हो चुका है, तो ठीक है। तो मेरा यहाँ पे दो चीज़ आएगा, चेक रिसीव फ्रॉम अ डेटर एंड डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑन द सेम डे। तो ये जो बैंक अकाउंट में क्या होगा, मेरा पैसा आ जाएगा वो एसेट्स, तो एसेट इंक्रीज होगा तो बैंक अकाउंट मेरा डेबिट होगा। और ये कहाँ से आएगा, क्रेडिटर अकाउंट, डेटर अकाउंट से, तो उसका अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी दो अकाउंट है, एक मेरा बैंक अकाउंट है और एक डेटर का अकाउंट है, ठीक है। ये समझ में आया। अब कल फिर 40 क्वेश्चन का सेट लेके आएंगे, प्लीज़ इसको आप सब्सक्राइब कर दो। तो जितना भी EPFO या फिर अकाउंट्स रिलेटेड क्वेश्चन सब रहेगा मैं इसमें अपलोड कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू।